नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए आपको बता देते हैं अंतर्राष्ट्रीय 5 बड़ी खबर। पहली खबर अमेरिका से है। अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी की घटना सामने आई है। रोड आइलैंड के ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में 2 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया है कि रविवार को ब्राउन यूनिवर्सिटी के इलाके में कई लोगों को गोली मारी गई है। इसके बाद आईवी लीग स्कूल ने अलर्ट जारी किया और छात्रों और स्टाफ से सुरक्षित जगह जाने की अपील की है। दरअसल कानून परिवर्तन सूत्रों के अनुसार ब्राउन विश्वविद्यालय में हुई गोलीबारी में कम से कम 2 लोग मारे गए हैं और कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगभग 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारी ने चल रही जांच के विवरण पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने से इनकार कर दिया है। आपातकालीन सूचना प्रणाली के माध्यम से जारी अलर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने पहले छात्रों और कर्मचारियों को बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है और पुलिस अभी भी संदिग्धों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया है कि रविवार को ब्राउन विश्वविद्यालय के इलाके में कई लोगों को गोली लगी। आईवी लीग के इस विश्वविद्यालय ने सक्रिय शूटर अलर्ट जारी किया और अंतिम परीक्षाओं के दूसरे दिन छात्रों और कर्मचारियों से सुरक्षित स्थान पर जाने का आग्रह किया है। पुलिस ने पीड़ित की संख्या, उनकी हालात या फिर गोलीबारी की परिस्थिति के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं दी है। और आपको जानकारी दे दें कि ब्राउन विश्वविद्यालय के आपातकालीन सूचना प्रणाली के माध्यम से जारी अलर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने पहले छात्रों और कर्मचारियों को बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है और पुलिस अभी भी संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि प्रोविडेंस काउंसिल के सदस्य जॉन ने ये कहा है कि हमें अभी भी घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिली है लेकिन हम लोगों से अपने दरवाजे बंद रखने और सतर्क रहने का आग्रह करते हैं। ब्राउन ने पूर्व छात्र के रूप में ब्राउन समुदाय से प्यार करने वालों और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के रूप में मैं बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं सभी परिवार के सदस्यों और प्रभावित लोगों के साथ है। अधिकारी ने चल रही जांच के विवरण पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने से इनकार कर दिया है। आपातकालीन सूचना प्रणाली के माध्यम से जारी अलर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने पहले छात्रों और कर्मचारियों को बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि गोलीबारी की घटना बारस और हॉली बिल्डिंग के पास हुई है, जो 7 मंजिला इमारत है जिसमें विश्वविद्यालय का इंजीनियरिंग स्कूल और भौतिक विभाग स्थित है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अनुसार इस इमारत में 100 से अधिक प्रयोगशालाएं और दर्जनों कक्षाएं और कार्यालय है। जिस समय गोलीबारी हुई उस समय इमारत में इंजीनियरिंग डिजाइन की परीक्षाएं चल रही थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोपहर के बाद कहा है कि उन्हें गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर कहा है कि पीड़ितों और उनके परिवारों को ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचने के बाद छात्रों से सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया गया है और लोगों को उस क्षेत्र से दूर रहने के लिए कहा गया है। एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया कर्मियों को वाहनों में छिपने की चेतावनी दी क्योंकि क्षेत्र में अभी भी हिंसा जारी थी। अधिकारियों ने आगाह किया है कि जानकारी अभी प्रारंभिक है क्योंकि जांचकर्ता घटना के कारणों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। प्रोविडेंस शहर की मुख्य जन सूचना अधिकारी क्रिस्टी ने कहा है कि पुलिस सक्रिय रूप से जांच कर रही है और घटनास्थल से जानकारी जुटा रही है। FBI ने कहा है कि वो बचाव कार्य में सहयोग कर रही है और ब्राउन एक निजी संस्थान है जिसमें लगभग 7,300 स्नातक छात्र और 3,000 से अधिक स्नातकोत्तर छात्र हैं। रविवार को शरदकालीन सत्र की अंतिम परीक्षाओं का दूसरा दिन था जब इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। अब दूसरी खबर भी अमेरिका से है, जहां पर अमेरिकी मध्य कमान ने बताया है कि शनिवार को मध्य सीरिया में इस्लामिक स्टेट समूह द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में अमेरिकी सेना के 2 जवान और एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद ने 1 साल पहले सत्ता से हटने के बाद इराक में अमेरिकी सैनिकों पर यह हमला पहला हमला है।
जिसमें जनहानि हुई है। और मध्य कमान ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए और युद्ध विभाग की नीति के अनुसार मारे गए जवानों की पहचान तब तक गोपनीय रखी जाएगी जब तक उनके निकटतम संबंधियों को सूचित करने के 24 घंटे पूरे नहीं हो जाते हैं। तो शनिवार को व्हाइट हाउस से निकलते समय पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये ISIS का हमला है और इस हमले का बदला जरूर लेंगे। वो इस दौरान आर्मी नेवी फुटबॉल मैच देखने के लिए बाल्टीमोर रवाना हो रहे थे और ट्रंप ने हमले में मारे गए तीनों अमेरिकियों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है और उन्होंने बताया है कि इस हमले में घायल अन्य 3 अमेरिकी फिलहाल ठीक हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि जिस वहशी ने यह हमला किया था उसे पार्टनर फोर्स ने मार गिराया और ये जान लो कि अगर तुम अमेरिकियों को निशाना बनाते हो तो दुनिया में कहीं भी तो तुम अपनी छोटी बेचैन जिंदगी का बाकी हिस्सा ये जानते हुए बिताओगे कि यूनाइटेड स्टेट्स तुम्हें ढूंढेगा, तुम्हें खोज निकालेगा और तुम्हें बेरहमी से मार डालेगा। अब तीसरी बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान के पहले CDF यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने शनिवार को कहा है कि सुरक्षा बल बाहरी और आंतरिक तत्वों से होने वाले खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं। असीम मुनीर शनिवार को भारतीय सीमा के नजदीक पाकिस्तानी छावनियों के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया। सेना की ओर से जारी एक बयान के अनुसार मुनीर ने गुजरानवाला में सियालकोट छावनी क्षेत्र का दौरा किया है, जहां पर उन्होंने अभियानगत तैयारियों और युद्ध तैयारियों को मजबूत करने से जुड़ी प्रमुख पहलुओं की जानकारी दी है। और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सेना शत्रुतापूर्ण हाइब्रिड अभियान, चरमपंथी विचारधाराओं और राष्ट्रीय स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश करने वाले विभाजनकारी तत्वों से उत्पन्न आंतरिक व बाहरी दोनों तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अधिकारियों और सैनिकों ने बातचीत के दौरान मुनीर ने उनसे ऊंचे मनोबल और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की और कठोर तथा मिशन केंद्रित प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया। अब चौथी बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां पर अमेरिका ने पाकिस्तान के पुराने F-16 फाइटर जेट बेड़े को अपग्रेड करने के लिए $989 मिलियन के पैकेज को मंजूरी दे दी है। 8 दिसंबर 2025 को डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी यानी कि DSCA की ओर से कांग्रेस को एक औपचारिक नोटिफिकेशन के जरिए घोषित इस डील में अत्याधुनिक एवियोनिक्स, सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम और व्यापक सस्टेनमेंट सपोर्ट शामिल किया है। यह अपग्रेडेशन के जरिए पाकिस्तानी वायुसेना के इन लड़ाकू विमानों को 2040 के दशक तक ऑपरेशनल रखे जाने की उम्मीद है। हालांकि इसमें F-16 के लिए लिंक 22 सॉफ्टवेयर शामिल नहीं है। अमेरिका को डर है कि पाकिस्तान से इसकी तकनीक चीन के हाथ लग सकती है। पाकिस्तानी F-16 अपग्रेडेशन पैकेज 2 मुख्य हिस्सों में बटा हुआ है। प्रमुख रक्षा उपकरणों के लिए $37 मिलियन और सॉफ्टवेयर में बदलाव, ट्रेनिंग प्रोग्राम और लॉजिस्टिकल बैकबोन जैसी छोटी मोटी चीजों के लिए $649 मिलियन। अपग्रेड प्रोग्राम केंद्र में 92 लिंक 16 टैक्टिकल डेटा लिंक सिस्टम का एक बैच भी शामिल है। पहले ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि अमेरिका F-16 लड़ाकू विमान के लिए पाकिस्तान को टैक्टिकल डेटा लिंक और लिंक 22 दे सकता है, लेकिन नए पैकेज में इसका जिक्र नहीं है। और पांचवी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सूडान के दक्षिणी कोर्डोफान इलाके में संयुक्त राष्ट्र की एक इमारत पर बड़ा हमला हुआ है। समाचार एजेंसी के मुताबिक मेडिकल सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इस हमले में कम से कम 6 संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपर्स मारे गए हैं। हमले में 8 पीस कीपर्स घायल हो गए हैं और ये सभी बांग्लादेश के बताए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस हमले की निंदा की है और कांडू गली के अस्पताल के मेडिकल सूत्रों के हवाले से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर बमबारी में 6 लोग मारे गए हैं जब वो बिल्डिंग के अंदर थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि पीड़ित संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी थे और उन्होंने कहा है कि दक्षिण कोर्डोफान राज्य की राजधानी कांडू गली में संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग को ड्रोन से निशाना बनाया गया है और कांडू गली लगभग 1.5 साल से घेराबंदी में है। सूडान की सरकार ने एक बयान जारी करते हुए इस हमले की निंदा की है।
पोर्ट सुदान में मौजूद सेना समर्थित प्रशासन ने हमले के लिए पैरामिलिट्री समूह रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को जिम्मेदार ठहराया है। सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल बुरहान की अध्यक्षता वाली संप्रभुता परिषद ने संयुक्त राष्ट्र की इमारत पर हमले की निंदा की है और उसे खतरनाक उकसावा बताया है। कांडूगली इस समय गंभीर मानवीय स्थितियों का सामना कर रहे हैं, जहां नवंबर की शुरुआत में अकाल घोषित किया गया था। ये शहर बड़े कॉर्डोफान क्षेत्र में स्थित है और ये एक विशाल कृषि क्षेत्र है जो 3 राज्यों में बटा हुआ है। ये रणनीतिक रूप से पश्चिम RSF के कंट्रोल वाले दारफुर और उत्तर पूर्व और केंद्र में सेना के कब्जे वाले क्षेत्रों के बीच स्थित है।